हेलो फ्रेंड्स, तो फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान में हम लोग ग्रेविटेशन यानी कि गुरुत्वाकर्षण के बारे में डिस्कस कर रहे थे और इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने केपलर्स के नियम के बारे में डिस्कस किया और आज हम लोग बात करेंगे न्यूटन ने उन केपलर के नियम, जो केपलर के नियम थे, उनसे क्या समझा और क्या उसके निष्कर्ष निकाले। क्योंकि न्यूटन ने अपना ग्रेविटेशन का जो नियम दिया था वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, तो उन्होंने कुछ यहाँ से निष्कर्ष निकाले, फिर अपने नियम दिए। तो उन्होंने 3 नियम थे, उन्होंने 3 ही निष्कर्ष निकाले। ऐसा नहीं है कि हर एक नियम से एक एक निष्कर्ष निकाला, लेकिन उन्होंने पूरे तीनों नियमों को समझ करके 3 तरह के निष्कर्ष निकाले। उन निष्कर्ष को समझने से पहले एक कैलकुलेशन समझते हैं कि यहाँ पे जैसे कि अगर केपलर के नियम की बात की जाए तो अगर दीर्घवृत्ताकार, मैंने बताया था कि वो दीर्घवृत्ताकार जो पथ है उस पर चक्कर लगाते हैं। तो अगर कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो दीर्घवृत्ताकार नहीं, लगभग वृत्ताकार पथ पे चक्कर लगाते हैं, यानी कि दीर्घवृत्त ऐसा होता है ना। लेकिन अगर यहाँ पे ये होती है b और ये लेंथ होती है a, अगर एक टाइम कोई ग्रह ऐसा भी चक्कर लगा रहा हो जिसके लिए a बराबर b यानी कि एक वृत्त बन जाए, दीर्घवृत्त का ही एक रूप था, तो अगर कुछ ग्रह के लिए वृत्त बन जाए तब क्या होगा, तब ये इस तरह से होगा। और हम लोग वृत्तीय गति में पढ़ चुके हैं कि अगर जब भी एक वृत्त के फॉर्म में कोई भी चीज घूमती है तो उस पर एक बल लगता है F, जिसकी वैल्यू होती है mv²/r। ये न्यूटन, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो न्यूटन ने यही सोचा कि अगर ये दीर्घवृत्ताकार ना होकर कुछ जो ग्रह वृत्ताकार गति में, वृत्ताकार पथ पे यानी कि सर्कुलर जो पाथ है उस पे चक्कर लगाए सूरज के, तो उन पे एक बल लगेगा F=mv²/r। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें mv²/r, ये इन्होंने पहला निष्कर्ष, पहला कैलकुलेशन है। दूसरा यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे अगर हम लोग सर्कुलर मोशन की बात करें तो v होता है, अगर ये वृत्त है तो क्या हो जाएगा 2πr/t, है ना, यही होता है। t इसका टाइम पीरियड है, 2πr ये इसका पूरा, ये इसकी डिस्टेंस हो गई और ये पूरा टाइम हो गया। तो अगर हम इसको इस तरीके से लिख दें F=m2πr/t का होल स्क्वायर और r को बाहर, एक इस वाले r को बाहर रखा और इसकी वैल्यू हमने रख दी v की, तो ये हो जाएगा F=m इंटू 2 का हो जाएगा 4, तो 4 को मैं आगे लिख देता हूँ 4πr² और r एक नीचे था तो एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा। तो f की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 4πm, पाई को भी मैंने इस तरफ ले आया, 4π² r/t², है ना। ये वैल्यू हमारी हो जाती है। अब हमें पता है t² क्या है, t² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था a³ के, लेकिन चूंकि यहाँ a और b दो अलग अलग त्रिज्याएं थी तब ये था। अगर दोनों बराबर हैं तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं t² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³, है ना, t² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³। तो t की जगह हम क्या लिख देंगे, r³ लिख सकते हैं या फिर एक कांस्टेंट के साथ लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम अगर इसको हटाएं, प्रोपोर्शनल को हटाएं, तो यहाँ पे t² हो जाएगा k/r³। k एक कांस्टेंट है, जब भी कोई प्रोपोर्शनल का साइन हटता है, ये वाला निशान हटता है, तो उसकी जगह एक कांस्टेंट रख देते हैं। मतलब ये नहीं कह रहे कि t² बराबर नहीं होता, उसके से फर्क पड़ता है। अगर इसको हम लोग 2 गुना बढ़ाएंगे, इसको जैसे हम 2 से 4 करेंगे तो ये 2 से 8 हो जाएगा, तो ये कांस्टेंट रहता है कि हम लोग यहाँ पे असाइन कर देते हैं। तो t² की जगह हम रख देते हैं k/r³। तो f की जो वैल्यू हो जाएगी 4πm r/r³ और यहाँ पे k भी ले लेते हैं k/r³। तो देखिए एक r से ये r² बचेगा, है ना। तो f की जो वैल्यू हो जाएगी, f की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 4π²/k, ये पूरा कांस्टेंट है, m/r²। बस ये हमारा कॉन्सेप्ट है, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है। इसको हम कुछ भी लिख सकते हैं, इसकी जगह हम k, x, y, z कुछ भी लिख सकते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू फिक्स है। मान लीजिए इसकी वैल्यू 100 है तो हम 100 रख सकते हैं कहीं भी। अब 100 को हम c लिख दें, 100 को हम a लिख दें, 100 को हम b लिख दें, क्योंकि ये फिक्स है। तो ये कांस्टेंट है, बदल क्या रहा है, m/r²। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि अगर एक सर्किल में घूम रहे हैं, सर्किल में घूम रहा है तो उस पर एक बल लगेगा जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जैसे जब भी मैंने बताया था कांस्टेंट या तो लगाएं या हटाएं तो ये सिंबल आता है। तो अब कांस्टेंट यहाँ से हटा रहे हैं तो ये सिंबल आएगा, जब कांस्टेंट ये हटाना है तो कांस्टेंट लगाते हैं। अब एक कांस्टेंट को हटा रहे हैं, इस पूरे को हटा देंगे तो m/r²। ये कॉन्सेप्ट
यहाँ से एक निष्कर्ष निकला है ना। तो ये न्यूटन ने ये पूरा निष्कर्ष निकाला, कैलकुलेशन की और उन्हें समझ में आया कि यार एक बल लगता है जो कि उस द्रव्यमान के, मान लीजिए कोई भी ग्रह घूम रहा है, यहाँ से सूर्य, ये कोई ग्रह है, तो इसका जो द्रव्यमान होगा m और उससे जो दूरी होगी r स्क्वायर m अपॉन r स्क्वायर के कैलकुलेशन के आसपास, यानी कि अनुक्रमानुपाती एक बल लगता है ना। तो ये यहाँ से इन्होंने निष्कर्ष निकाला। ये कैलकुलेशन करने के बाद इन्होंने 3 बातें बताई, यहाँ से 3 निष्कर्ष निकाले। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इन्होंने 3 निष्कर्ष निकाले। एक तो जो भी ये ग्रह है जो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाता है, उस पे एक अभिकेंद्रीय बल, चूंकि ये वृत्तीय गति में घूम रहा है तो हमने वृत्त में ये बताया था अभिकेंद्रीय बल होता है। अभिकेंद्रीय बल सेंट्रीपिटल फोर्स होता है जो जिसकी दिशा कहाँ होती है, सूरज की ओर होती है, यानी कि इसकी दिशा कहाँ होती थी, केंद्र की ओर होती थी। तो ये केंद्र पे क्या है, सूरज, तो सूरज की ओर होगी। पहला कंक्लूजन समझ में आया। पहला कंक्लूजन उन्होंने बताया कि भैया एक फोर्स लगता है, बल लगता है जिसकी दिशा सूरज की ओर होती है, और उसको हम क्या बोल रहे हैं, अभिकेंद्रीय बल। क्योंकि अभी हमें इस बल का नाम नहीं पता, चूंकि ये वृत्तीय गति का बल है तो वो अभिकेंद्रीय बल हो गया। दूसरा उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जो ये बल है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के, यानी m को हटा दिया और ये बता दिया कि ये होता है। और तीसरा उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है m के, यानी कि इसी को 2 हिस्सों में तोड़ दिया। तो ये हमारे पास निष्कर्ष निकला है। उन्होंने एक निष्कर्ष और निकाला। अब ये निष्कर्ष उन्होंने अपने समझ से निकाला, इसका इस फॉर्मूले से या कैलकुलेशन से कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा कि देखो भाई ये सूरज है, बल फोर्स लग रहा है तो ये सूरज की वजह से सूरज पे भी कोई इंपैक्ट पड़ेगा। तो इन्होंने कहा कि भैया ये जो फोर्स है यहाँ पे इसको हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, यानी कि F इक्वल्स टू, अब मैं इसको हटा के ये 4 पाई अपॉन r स्क्वायर की जगह एक सिंपल सा कांस्टेंट रख देता हूँ, K m अपॉन r स्क्वायर है। तो उन्होंने कहा भैया ये जो K है ये कांस्टेंट तो है, लेकिन ये किस पे डिपेंड कर रहा है, इस पे, यानी कि सूरज कांस्टेंट है, सूरज की भाई वैल्यू फिक्स है, तो इसके द्रव्यमान पे, तो इसको हटा के हम क्या लिख सकते हैं, G और कैपिटल M। जो कैपिटल M क्या है, या फिर M1 लिख दो, M2 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कैपिटल M क्या है, सूरज का द्रव्यमान है। तो इन्होंने ये वाला निष्कर्ष निकाला और यही इनका ग्रेविटेशन का नियम आगे चल के बना। तो इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर बाद में उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाल लिया, उन्होंने बताया कि भैया ये सिर्फ इसके लिए नहीं, अभी ये सारी बातें किसके लिए हो नहीं है, जब सूरज के चारों ओर कोई वृत्त के आकार में चक्कर लगा रहा हो तब के लिए ये निकला है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशन की, बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वहां पे ये सबके लिए होगा। तो उन्होंने इसको जनरलाइज कर दिया कि भाई ये तो हमने यहाँ पे कैलकुलेशन करके निकाला, लेकिन ये सबके लिए सत्य है। कोई भी हो, चाहे वो घूम रहा हो, चाहे वृत्तीय गति कर रहा हो, चाहे ना कर रहा हो, सबके लिए ये फोर्स लगता है। तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो अभी आपको समझ में आया कि न्यूटन ने इनके 3 निष्कर्ष निकाले। पहला निष्कर्ष क्या निकाला कि एक बल लगता है, हमने कैलकुलेशन करके देखा एक बल लगता है। दूसरा, ये इसके आर स्क्वायर के व्यतिक्रमानुपाती होता है, मतलब आर स्क्वायर अगर दूरी बढ़ेगी तो बल छोटा होता जाएगा, ये वाला फॉर्मूला। दूसरा, इसको भी हम लोगों ने इसी फॉर्मूले को तोड़ दिया बस, और कुछ नहीं किया। दूसरा निष्कर्ष निकाला ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसके द्रव्यमान के, जितना बड़ा होगा ये, जितना भारी होगा उतना ज्यादा बल लगेगा। और तीसरा इन्होंने अपनी तरफ से बोला कि भाई देखो यार, मतलब तीनों निष्कर्ष होगा, पहला बल लगता है, दूसरा, और इन्होंने एक और निष्कर्ष तीसरे वाले में ही जोड़ दिया कि यार ये जो कांस्टेंट है इसको हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, तो वो कांस्टेंट किसका होगा, इसका द्रव्यमान होगा। और ये एक फॉर्मूला बना दिया इन्होंने इस तरीके से, और आगे जाके ये ग्रेविटेशन का फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने ये बता दिया। अब इसका न्यूटन का जो जनरलाइज फॉर्मूला है उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आपको समझ में आया होगा कि कैसे यही फिजिक्स का काम होता है, यही मतलब साइंस का काम होता है कि हम लोगों ने कुछ स्टडी की और उसको छोड़ दिया, तो जब दूसरा बंदा आएगा, दूसरा कोई पढ़ने आएगा, तो उसको शुरू से ना पढ़ना पड़े, उसको वो हमारी चीज़ों को देख ले कि अच्छा इनको उन्होंने इतना काम किया तो ये हो गया, अब उसके आगे बढ़े। वरना हर कोई शुरू से खोज करता, एक ही चीज़ की खोज सब लोग बार बार करते रहते। तो यहाँ केपलर ने कुछ बताया, केपलर से न्यूटन ने कुछ निकाल लिया, अब इसके आगे न्यूटन ने आगे काम किया, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग न्यूटन्स के नियम के बारे में बात करेंगे कि न्यूटन्स का जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन नियम है, जिसकी वजह से पूरा हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, और जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें जस्टिफाई होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसको देखने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया इसको लाइक कर दीजिए, कोई सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब कराइए। यहाँ पे आपको फिजिक्स रटने की जरूरत नहीं है, सारी की सारी चीज़ें लॉजिकली हमें सिखाएंगे और आपको हमेशा के लिए याद रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।